students, welcome to Career Defense School. Today we have to discuss the RAMC sample paper, that is the latest sample paper of September 2020. So let's start with question number 1. What is sprain commonly called? Sprain जो आपका पड़ता है पैरों में, कई बार भागने से एक्सरसाइज करने से पड़ जाता है. ए मसल टीयर होता है वो, बी पुलिंग ऑफ लिगामेंट्स होता है, सी फ्रैक्चर को बोलते हैं, या डी ऑल ऑफ द अबव. ये अमृत. मैम पुलिंग ऑफ लिगामेंट्स. यस, पुलिंग ऑफ लिगामेंट्स इज द राइट आंसर. एक्चुअल में होता क्या है बेटा, लिगामेंट्स क्या होती है, जो आपकी बोन्स को ज्वाइन करती है. ठीक है, जो आपके बोन्स को ज्वाइन करती है उन्हें लिगामेंट्स बोलते हैं. और आपके जो लिगामेंट्स हैं वो अगर आपका स्प्रेन का पड़ता है, जब लिगामेंट्स खिंच जाते हैं, पुल हो जाते हैं, तो उसको स्प्रेन बोलते हैं. Next is question number 2. Animals and plants waste got rotten and mixed with air in the form of which gas? एक्चुअली जो प्लांट्स और एनिमल्स का कई बार वेस्ट होता है, जो डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स हो जाते हैं, उनका वेस्ट कई बार एयर के साथ मिक्सअप हो जाता है. और एयर के साथ मिक्स वो कौन सी गैस की फॉर्म में होता है? ए मीथेन, बी बायोगैस, सी कार्बन, डी ऑक्सीजन. रेज योर हैंड हु नोज द आंसर. Raise your hand, all of you. Yes, Someshwar. What is the answer? मैम मीथेन. Methane. Very good. Methane is the right answer. बेटा मीथेन का किसी को फॉर्मूला पता है? Raise your hand if anybody knows the formula of methane. Priyanshu, you know the formula of methane? प्रियांशु, ओके. देखो बेटा मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4. एक कार्बन होते हैं और इसमें 4 हाइड्रोजन होते हैं, ये मिलके आपके मीथेन बनाते हैं. एंड स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है कई बार आपको ये क्वेश्चन आए और मीथेन ऑप्शन ही ना हो. अगर स्टूडेंट आपका वो ये क्वेश्चन आता है और मीथेन आपका ऑप्शन नहीं होगा, तो आप इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन करोगे फिर? अगर मान लो मीथेन ऑप्शन नहीं होता और आपके पास 3 ऑप्शन है, बायोगैस, कार्बन, ऑक्सीजन, और लास्ट लगा लो आपके पास है ऑल ऑफ द अबव, तो आप कौन सा ऑप्शन पे टिक करोगे? रेज योर हैंड. अगर आपके पास यही 3 ऑप्शन है, मान लो मीथेन आपको नहीं दिया, वैसे तो अगर मीथेन है, मीथेन इज द राइट आंसर, 100% करेक्ट. हम बायोगैस को करेंगे. यस, बायोगैस. अगर आपको सेकंड चॉइस रखनी है तो बायोगैस रखोगे. बायोगैस भी क्यों करोगे बेटा? क्योंकि बायोगैस में भी 70% मीथेन होती है आपकी. ठीक है, 70% बायोगैस में मीथेन ही होती है, फिर थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड होती है और थोड़ी सी ऑक्सीजन होती है. तो बायोगैस में भी काफ़ी परसेंटेज में मीथेन होती है. तो अगर आपको बाय चांस मीथेन ऑप्शन नहीं प्रोवाइडेड है, देन यू विल गो विद द बायोगैस. अगर मीथेन है तो हम बायोगैस के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Okay, Yes, ma'am. next Clear. question. That is quite very easy. World's Animal Day is observed on. World's Animals Day कब मनाया जाता है? A 2 अक्टूबर, B 4 अक्टूबर, C 5 अक्टूबर, या D 6 अक्टूबर. Yes, प्रियांशु. Priyanshu, what is the answer? World's Animals Day. Priyanshu, what is the answer? मैम इसके लिए मैम 4 अक्टूबर. 4 अक्टूबर. ओके. सुमेश्वर. मैम 5 अक्टूबर. 5 अक्टूबर. ओके. अमृत. मैम 4 अक्टूबर. ओके, मतलब तुमने 4, 5, 6. हर्षित बोल रहा है 6 अक्टूबर, और प्रियांशु और अमृत बोल रहे हैं 4 अक्टूबर, सुमेश्वर बोल रहा है 5 अक्टूबर. वर्ल्ड एनिमल्स डे बनाया जाता है आपका 4 अक्टूबर. अमृत एंड प्रियांशु इज राइट. 4 अक्टूबर को हर ईयर आपका वर्ल्ड एनिमल्स डे बनाया जाता है. ये वर्ल्ड एनिमल्स डे क्यों मनाया जाता है बेटा? क्योंकि एक्चुअल में लोग क्या कर रहे थे, हंटिंग बहुत करना शुरू हो गए थे, एनिमल्स को मारना शुरू हो गए थे, चाहे वो ईटिंग के लिए मारना शुरू हो रहे हो या किसी और पर्पस के लिए मार रहे हो. एनिमल्स को बहुत ज़्यादा मारना शुरू हो रहे थे, जिसकी वजह से एनिमल का स्टेटस बहुत डाउन होता गया. लोग एनिमल को कुछ समझ नहीं रहे थे, मतलब ऐसे लग रहा था उनके लिए जैसे एनिमल एक थिंग है सिर्फ. तो एनिमल का स्टेटस बढ़ाने के लिए, एनिमल का जो स्टेटस है, उनकी जो पावर है वो बढ़ाने के लिए उनके लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम हर साल 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल्स डे मनाए जाएंगे, और जहाँ पे उनकी पूरी अच्छे से केयर की जाएगी. तो जस्ट एनिमल्स का स्टेटस इंक्रीज करने के लिए आपका 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल्स डे सेलिब्रेट किया जाता है. मूविंग टू योर क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज द क्वेश्चन फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म.
हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय, हेपेटाइटिस जो डिसीज है वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है? ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी फंगी या डी नन ऑफ द अबव? रेज योर हैंड ऑल ऑफ यू, रेज योर हैंड्स. Yes, Vivek. What's the answer? Vivek, and also on your video call also. मैम फंगई. No, फंगी से हेपेटाइटिस नहीं होता. Yes, अमृत. मैम वायरस से. Yes, virus is the right answer. Hepatitis is a मैम disease. क्योंकि ये दिख रहा है वायरस है. Yes, हेपेटाइटिस एक वायरस ही है बेटा. हेपेटाइटिस जो डिसीज होती है वो आपकी वायरस से होती है. एक्चुअल में जो हेपेटाइटिस है वो आपके लीवर को इन्फेक्ट करता है. आपका जो लीवर होता है उस पे जाके इन्फेक्ट होता है, लीवर में आपकी प्रॉब्लम कर देता है. और हेपेटाइटिस जनरली कैसे होता है, या कई बार आप ऐसा होता है ओवरडोज मेडिसिन की खा लेते हो, ओवरडोज आपने खा ली मेडिसिन की, तब भी आपको हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर इन्फेक्ट होता है. या कई बार जो लोग ड्रग्स वगैरह लेते हैं ज़्यादा, उनको हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है. तो आपका हेपेटाइटिस जो है वायरस के थ्रू होता है. जैसे आपका डेंगू है, कॉमन कोल्ड है, और आपका कोरोना वायरस है, ये सारी डिसीजेस आपकी वायरस से है. पोलियो है, ये भी वायरस से होता है. बैक्टीरिया से होती है. टाइफाइड हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी हो गया, क्लोरा हो गया, ये डिसीजेस बैक्टीरिया से होती है. फंगी से आपकी जनरली कोई वैसे डिसीज नहीं होती. फंगी से जो जनरली आपको फंगल इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं वही फंगी से होता है. एक बार, काफी न्यू स्टूडेंट्स है, एक बार मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर कवर करूंगी एक बार दोबारा से श्योरली, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं. अभी आप आगे भी देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फंगी डू नॉट कंटेन, फंगी में क्या नहीं होता? ए क्लोरोफिल, बी स्पोर्स, सी बर्ड, डी काइटिन. रेज योर हैंड्स ऑल ऑफ यू, रेज योर हैंड्स. यस प्रियांशु, 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 what is the answer? मैम क्लोरोफिल. Yes, chlorophyll is the right answer. बेटा फंगी के एग्जाम्पल क्या है? जैसे फंगी का एग्जाम्पल मशरूम है, पेनिसिलियम है. ये क्या होते हैं बेटा? फंगी होता क्या एक्चुअल में? ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो ग्रीन कलर ही नहीं होता इनके पास. और आपको पता है क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है जो आपके ग्रीन कलर के पोर्शन में ही होती है. और फंगी के पास ग्रीन कलर ही नहीं होता, ये नॉन ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं. जैसे आपका मशरूम है, अब इसके पास ग्रीन कलर का पोर्शन नहीं है, तो ग्रीन कलर का पोर्शन नहीं है तो इट मीन्स इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता. और ड्यू टू द लैक ऑफ क्लोरोफिल ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते. और अगर ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते तो ये अपना फूड कैसे लेते हैं? ये जो डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स के पार्ट्स होते हैं उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, क्योंकि ये क्या कर पाते हैं? ये आपके जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल इन इट. इज इट क्लियर? मैम डी क्या? मैम डी क्या? काइटिन. काइटिन बेटा एक आपका जो है ये प्लांट्स का ही पार्ट होता है, एक लिक्विड सा पार्ट होता है प्लांट्स में, कई प्लांट्स में उसे काइटिन बोलते हैं. ओके, नाउ मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. डॉक्टर हरगोबिंद खुराना हैज रिसर्च्ड ऑन ए जेनेटिक कोड, बी डीएनए, सी आरएनए, डी नन ऑफ द अबव. रेज योर हैंड्स हु नोज द आंसर. यस धनंजय, व्हाट्स द आंसर? धनंजय. डीएनए. No, No, ma'am. DNA. Wait for the minute. Yes, Someshwar. मैम जेनेटिक कोड. Yes, genetic code is the right answer. Actual में हरगोबिंद खुराना है क्या बेटा? हरगोबिंद खुराना एक बायोलॉजिस्ट है, ठीक है. आपके हरगोबिंद खुराना एक बायोलॉजिस्ट है स्टूडेंट. एंड उन्होंने क्या करा, आपका हरगोबिंद खुराना ने एक्चुअल में जेनेटिक कोड पे रिसर्च करी. अब जेनेटिक कोड क्या होता है बेटा? हर्षित अपना माइक ऑन कर लो, आप चैट में मत दो, ऐसे हैंड रेस करो. देखो आपका क्या होता है, हमारे अंदर जैसे आप बोलते हैं कि जैसे हम अपने पेरेंट्स से रिसेम्बलेंस करते हैं, ठीक है. हम अपने पेरेंट्स से क्यों रिसेम्बलेंस करते हैं? क्योंकि पेरेंट्स के जीन्स हमारी बॉडी में ट्रैवल किए हैं, हमारी बॉडी में पेरेंट्स की जीन्स हैं, इस वजह से हम अपने पेरेंट्स से रिसेम्बलेंस शो करते हैं. कई बार ऐसा होता है आपके में से आपकी शक्ल पेरेंट्स अपने मदर पे मिल रही है, फादर में मिल रही है. क्यों? क्योंकि आपके मदर और फादर में जीन्स है. और स्टूडेंट जो जीन्स होते हैं ना वो हमेशा कोड की फॉर्म में होते हैं. 3 जीन्स अपना कोड बनाते हैं. जैसे आप ये जो नीचे मैंने आपको पिक्चर दे रखी है, देखो
पिक्चर दे रखी है आपको, मेन जीन्स होते हैं ये चार GUCA, फिर इनके आगे पार्ट्स होते हैं, ए जो है ए और सी में डिवाइड होता है। इस तरह से डिवाइड होने के बाद ऐसे 3-3 लेटर्स के हमारे जेनेटिक कोड बनते हैं, और कैसे कोड बनेंगे और कैसे किसकी बॉडी में जाएंगे, इसकी पूरी रिसर्च हमारी करी हरगोबिंद खुराना ने। डीएनए याद रखो, डीएनए होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आपका एक जो आपका सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का ही एक पार्ट है। ये भी एक जस्ट एक आपका जीन्स को ही ट्रैवल करने में हेल्प करता है, ठीक है। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ये आपका क्या करता है, आरएनए जो है आपकी बॉडी में मतलब जीन्स बनाने में हेल्प करता है। लेकिन जो डॉक्टर हरगोबिंद खुराना थे, उन्होंने जेनेटिक कोड कैसे बन रहे हैं 3-3 अल्फाबेट के और कैसे वो एक से दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर कर रहे हैं, मेन रिसर्च उन्होंने इस पे करी। मैम इन्हें नोबेल प्राइज में मिला था? नहीं, नोबेल प्राइज ऐसा जस्ट कुछ नहीं मिला, बट उनकी ये जो जेनेटिक कोड की रिसर्च थी काफ़ी सक्सेसफुल थी, और ये काफ़ी अच्छा उनकी इस पे एक बुक भी मतलब पब्लिश हुई, और काफ़ी अच्छा एक हायर स्टडीज लेवल पे ये एक प्रॉपर एक आप लगा लो सब्जेक्ट है जेनेटिक कोड, जिसको प्रॉपर पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 7। ओशियन थर्मल एनर्जी इज ड्यू टू द, जो ओशियन थर्मल एनर्जी होती है वो आपकी किसकी वजह से होती है? ए, प्रेशर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल्स इन द ओशियन, ओशियन के डिफरेंट लेवल में प्रेशर के डिफरेंस होने की वजह से। बी, टेम्परेचर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ओशियन, टेम्परेचर के डिफरेंस से। सी, एनर्जी स्टोर्ड बाय वेव्स इन द ओशियन, जो वेव्स में एनर्जी स्टोर होती है। फिर डी, टाइड्स राइजिंग आउट ऑफ ओशियन, जो ओशियन में से टाइड्स उठ रही है उनकी वजह से होती है। तो ओशियन थर्मल एनर्जी होता क्या है? ओशियन की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना, ठीक है। अब आप बताओ कि ये किसके डिफरेंस की वजह से होता है? रेज योर हैंड्स। यस विवेक, विवेक व्हाट इज, यस विवेक गिव द आंसर। प्रेशर डिफरेंस, ओशियन में प्रेशर का डिफरेंस होता है, नो डाउट। हम नीचे जाते हैं हाई प्रेशर होता है, ऊपर लो प्रेशर, बट ओशियन थर्मल एनर्जी प्रेशर डिफरेंस से नहीं होती। नो because of tides raising out of नो, आपने 2 ऑप्शन का तो रॉन्ग कर दिया, आपने 50-50 कर दिया। वेट फॉर अ मिनट, can I tell? धनंजय विल टेल अस। धनंजय व्हाट इज द आंसर? एनर्जी स्टोर्ड बाय वेव्स इन द वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, सारे ऑप्शन करेक्ट कर तुमने खुद क्रॉस करवा दिए, एंड एक ही ऑप्शन बचा है, वही राइट है। टेम्परेचर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ओशन। अब टेम्परेचर डिफरेंस कैसे आता है? देखो बेटा, सन की हीट पड़ रही है, अब जब सन की हीट पड़ रही है तो जो आपके ओशन के ऊपर के सरफेस वाला वाटर है वो गर्म होगा, हॉट होगा ज्यादा, और जो नीचे वाला वाटर है वो कोल्ड होगा। देखो, जब आपके सन की एनर्जी ओशन पे पड़ती है तो जो ओशन के ऊपर वाले सरफेस वाला वाटर है वो आपका हॉट हो जाएगा, और जो नीचे वाला वाटर होगा वो आपका कोल्ड होगा। अब इसकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, अब ऊपर वाला वाटर क्या है? हॉट है, तो हम ऊपर वाले वाटर में क्या करते हैं? एक एवेपोरेटर लगा देते हैं। एवेपोरेटर क्या करेगा? जो गर्म पानी है उसको एवेपोरेट कर देगा, एवेपोरेट करेगा तो वो क्या बनेंगे? वाटर वेपर्स बनेंगे। जब वो वाटर वेपर्स आपके जाएंगे ऊपर, उठेंगे, तो ऊपर हम एक टरबाइन लगा देते हैं। टरबाइन में क्या होता है बेटा? एक ऐसा सर्कल होता है जो घूमने वाला होता है, मतलब जैसे एक लगा लो फैन की तरह होता है। जैसे ही वो वाटर वेपर्स आपकी इस टरबाइन से आके जो है कोलाइड करेंगे, कोलिजन होगी वाटर वेपर्स की टरबाइन से, तो टरबाइन मूव करने लग जाएगी। टरबाइन के मूव करने से हम एक रोड लगाते हैं, ये मूव करने लग जाती है, और इसको सीधा हम कर देते हैं जनरेटर से कनेक्टेड। जनरेटर के पास जाके टरबाइन रोटेट करके आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देता है, और जैसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो जाती है हमें, तो हम वाटर वेपर्स को वापस कर देते हैं, कंडेंसर लगा देते हैं, कंडेंसर में पास करते हैं। अब कंडेंसर क्या करता है? कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वाटर वेपर्स इनटू अ लिक्विड बाय कूलिंग। अब यहाँ कंडेंसर क्या करेगा? जो आपके वाटर वेपर्स हैं उनको कूल करेगा। जैसे ही आपके वाटर वेपर्स कूल होंगे तो वो गैस से लिक्विड की फॉर्म में आ जाएंगे, और फिर उस लिक्विड को वापस से नीचे भेज दिया जाता है, क्योंकि वो लिक्विड कूल हो चुका होता है, क्योंकि हम उसकी कूलिंग कर चुके होते हैं। इस तरह से ये प्रोसेस चलता जाता है, नीचे फिर कोल्ड आ गया, फिर ऊपर का हॉट वाटर उठाया, फिर टरबाइन चलाई। तो इस वजह से ऊपर के पानी गर्म होने की वजह से सन की हीट से, और नीचे के पानी कोल्ड होने की वजह से, टेम्परेचर के डिफरेंस होने की वजह से हम ओशन थर्मल एनर्जी प्लांट से इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाते हैं।
तो ध्यान रखना, पहले ऊपर पानी गर्म है जिसको वेपोरेट करा रहे हैं, जिसकी वजह से टरबाइन रोटेट हो रही है, एंड आफ्टर दैट उन वाटर वेपर्स की कूलिंग करवा के कंडेंसर से उस पानी को, कोल्ड वाटर को फिर से नीचे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये पूरा एक थर्मल एनर्जी का प्लांट चलता है। दिस इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, सिर्फ टेम्परेचर के डिफरेंस होने से। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये स्टूडेंट्स सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Amrit, please keep your video call on. Otherwise, leave the class. There is no use of sitting like this. Now, moving to your question number 8. That is very easy. Baby of kangaroo is known as A. Chick, B. Joy, C. Affino. Ma'am, can I? Yes, Amrit. Can I? Yes, Ma'am, Amrit. B joy. दैट इज B द राइट joy. आंसर, बी जॉय। कंगारू के बेबी को आपको पता है, कंगारू के बेबी को जॉय कहते हैं। चिक इज योर चिकन बेबी एंड पप इज योर डॉग। अफेनो किसी के बेबी का नेम नहीं है। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन बोट्स बिकॉज इट डज नॉट करोड बाय सी वाटर? अब बेटा आपको पता है जो बोट्स चलती है वो सी वाटर में चलती है, तो अगर हम आयरन बहुत ज़्यादा यूज करेंगे बोट्स में तो वो तो आयरन आपको पता है रस्ट कितनी जल्दी लगती है, और वो पानी में तो बहुत जल्दी रस्ट लगेगी। इस वजह से हम कौन से मेटल्स की बोट्स बनाते हैं ताकि कोरोड ना हो सी वाटर में? ए टंगस्टन, बी निकल, सी एंटीमनी, डी टाइटेनियम। रेज योर हैंड्स। यस सोमेश्वर। Ma'am, can I tell? Ma'am, titanium. यस टाइटेनियम इज Yes, द ma'am. राइट आंसर। बेटा जो टाइटेनियम मेटल है वो आपका जो है कभी भी मतलब क्रोमियम और टाइटेनियम ये दो ऐसे मेटल्स है, ध्यान रखना, जो जल्दी कोरोड नहीं होते, जल्दी खराब नहीं होते। तो इसलिए जो बोट्स हम सी में बनाते मतलब बोट्स बनाते हैं वो ज्यादातर आपके टाइटेनियम मेटल की बनाई जाती है, ताकि क्योंकि आपकी बोट्स में सी में चलना है और वो जल्दी से रस्ट ना लगे और आपकी कोरोड ना हो। तो जो आपकी बोट्स बनाई जाती है दैट इज ऑफ टाइटेनियम। नेक्स्ट मूविंग टू योर क्वेश्चन नंबर 10. The speed of the light will be minimum while passing through. जो लाइट की स्पीड है, मैंने आपको बताया था लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 के बाद 8 जीरोस और लगा लो, 1 सेकेंड में लाइट इतनी तेज मूव करती है। स्पीड लाइट की मिनिमम सबसे कम किस में होती है? ए वाटर, बी एयर, सी वैक्यूम, डी ग्लास। ये सार्थक। सार्थक व्हाट इज आंसर? सार्थक। Ma'am, ये सार्थक। ma'am, C. सी वैक्यूम। वैक्यूम में सबसे Yes, फास्टेस्ट होती है। लाइट डज नॉट नीड अ मीडियम टू ट्रेवल, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल, लाइट डज नॉट नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। इफ लाइट नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल तो सन की एनर्जी आप तक पहुंच ही नहीं पाती। सन की एनर्जी स्पेस क्रॉस करके आप तक पहुंच पाती है, और आपको पता है स्पेस में कोई मीडियम नहीं है, फिर भी सन की एनर्जी आ रही है, बिकॉज लाइट डज नॉट नीड एनी मीडियम। यस सोमेश्वर, व्हाट इज द आंसर? Ma'am, glass. यस ग्लास इज द राइट आंसर। देखो बेटा एक तो ना लाइट और साउंड में कभी कंफ्यूज मत होना। साउंड आपकी जो साउंड है उसको मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, और आपका पहले मैं साउंड का बता रही हूँ फिर मैं लाइट का एक्सप्लेन करती हूँ। देखो बात करते हैं पहले साउंड की। साउंड को मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, साउंड कभी भी बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकती। तो साउंड, पहली बात तो साउंड वैक्यूम में तो ट्रैवल ही नहीं करेगी। वैक्यूम होता है कोई मीडियम ना होना, खाली होना। साउंड कभी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। दूसरी बात, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स उतनी ज्यादा आपकी साउंड की स्पीड ज्यादा। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल साउंड सॉलिड में होते हैं, फिर लिक्विड में होते हैं, गैस में बहुत दूर दूर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो बहुत कम होते हैं। तो साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। ये बात तो हुई सारी साउंड की। अब बात आती है हम लाइट पे। लाइट बिल्कुल ऑपोजिट चलती है। देखो लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए, लाइट डज नॉट वांट एनी मीडियम टू ट्रैवल। अब लाइट को मीडियम नहीं चाहिए तभी तो सन की एनर्जी, सन की हीट हमारे तक पहुंच पाती है, सन की लाइट हमारे तक पहुंच पाती है, क्योंकि सन की लाइट तो सारा स्पेस क्रॉस करके आ रही है। अगर लाइट को भी मीडियम चाहिए होती ट्रैवल करने के लिए तो सन की लाइट हमारे तक पहुंच ही ना पाती, क्योंकि स्पेस में कोई मीडियम नहीं है। तो देखो वैक्यूम में साउंड लाइट जो है सबसे फास्ट ट्रैवल करती है वैक्यूम में, और लाइट की स्पीड कम होती जाती है जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाती है। अब आपको पता है वैक्यूम की डेंसिटी सबसे कम, क्योंकि कोई मीडियम ही नहीं है। उसके बाद गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है, फिर लिक्विड की और सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उसका मास सबसे ज्यादा होता है। डेंसिटी डिपेंड करता है मास पे।
तो कोई भी सॉलिड चीज होगी उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, और सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी तो उसकी लाइट की स्पीड सबसे कम होगी। तो ध्यान रखो, साउंड में स्पीड सबसे ज्यादा सॉलिड में है और लाइट में सबसे कम स्पीड आपकी सॉलिड में है। उल्टा है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है साउंड और लाइट। अब आप ये देख रहे हो स्टूडेंट्स, जो देखो वाटर आपका लिक्विड है, एयर आपकी गैस है, वैक्यूम में तो आपकी सबसे फास्ट है ग्लास। इसमें से ग्लास एक सॉलिड है और सॉलिड में ही सबसे मिनिमम होती है। तो देखो मिनिमम हमारी सॉलिड में, और सॉलिड में भी सबसे मिनिमम होती है डायमंड की। डायमंड की सबसे हाईएस्ट डेंसिटी है। तो अगर आपसे सॉलिड भी 2-3 दे दे तो डायमंड में सबसे कम होती है साउंड की स्पीड, वो सॉरी लाइट की स्पीड। Moving to your question number 11, if the band is played on the moon, the sound will, अगर एक बैंड मून पे बजाया जाए तो साउंड क्या होगी? A reverberate, B heard up to 10 kilometer from it, B heard by us faintly, not to be heard at any distance at all from it. Yes, Dhananjay. Not to be heard at Yes. any distance at all from यस it. वेरी गुड, क्योंकि बेटा साउंड में कोई मीडियम ही नहीं है, और आपकी अभी मैंने आपको बताया साउंड बिना मीडियम के ट्रैवल ही नहीं कर सकती। तो चाहे आप बैंड बजा लो, कुछ भी बजा लो, वो आपको हियर होगा ही नहीं, सुनाई देगा ही नहीं। नेक्स्ट योर क्वेश्चन नंबर 12 इज टॉर्नेडो इज विच टाइप ऑफ विंड? टॉर्नेडो क्या होता है जिसमें आपकी विंड गोल गोल बहुत तेज स्पीड में घूमती है, वो किस तरह का होता है? वेरी हाई प्रेशर सेंटर, वेरी लो प्रेशर सेंटर, अ वेरी हाई वेव, अ प्लैनेटरी मोशन। ये सोमेश्वर, क्या सुमेश्वर, मैम क्या नाम? Ma'am, a very high pressure center. a very high pressure center. Okay. Yes, विवेक। मैम वेरी लो प्रेशर सेंटर। यस बेटा, टॉर्नेडो बहुत लो प्रेशर सेंटर है, क्योंकि ये ज्यादातर जो है ऊपर से उठ के नीचे की तरफ आती है। ऊपर आपका लो प्रेशर होता है और नीचे हाई होता है। तो टॉर्नेडो जो स्टार्ट होता है वो आपका लो प्रेशर सेंटर से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट मैम जो साइक्लोन होता है, टॉर्नेडो होता है मैम, वो सेम ही होता है एक हाँ तरीके जी का। बेटा। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 13, ओनली इंडियन टू गेट द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। सिर्फ एक अकेला इंडियन जिसको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। ए हरगोबिंद खुराना, बी अमर्त्य सेन, सी सीवी रमन, डी रविंद्रनाथ टैगोर। Yes, Amrit. मैम सीवी रमन। Amrit, सीवी रमन। this is not the सीवी way. रमन। This is not the way of answering the question. If anybody else answers this like this, I will remove it directly. मैं डायरेक्टली रिमूव कर दूंगी अब किसी ने ऐसे आंसर किया तो। यस अमृत। सीवी रमन मैम। सीवी रमन आपका फिजिक्स था। सीवी रमन एक रमन इफेक्ट किया था फिजिक्स में एक्सप्लेन, जिसके लिए उसे नोबेल प्राइज दिया गया, और वही एक ऐसा इंडियन है जिसको अभी तक फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 14, मिल्क इज अ कोलाइड इन विच। मिल्क एक कोलाइड है। कोलाइड क्या होता है बेटा? जिसमें ना बहुत छोटे पार्टिकल हो ना बड़े पार्टिकल हो, बीच के पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें लिक्विड में ही डिस्पर्स है, या गैस वाटर में डिस्पर्स है, शुगर वाटर में डिस्पर्स है, या सॉलिड लिक्विड में डिस्पर्स है। ये सुमेश्वर। Ma'am, solid dispersed in liquid. Option D. ओके नो। अमृत, अमृत। मैम शुगर इज डिस्पेयर्ड इन विवेक, नो 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 देखो मैम, लिक्विड इज डिस्पेयर्ड इन लिक्विड। बेटा आपका क्या बनते हैं? कोलाइड दो चीजों से मिल करते हैं, जिसमें आपका लिक्विड ही लिक्विड में मिक्स होता है। जैसे आपका अगर वाटर भी आप मिक्स कर दो मिल्क में तो कभी पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि ऐसा कोलाइड है जिसमें लिक्विड में आपस में मिक्स हो सकता है। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 15, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन मेकिंग अल्कोहल? वेरी इजी क्वेश्चन। अल्कोहल बनाने में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है? ए यीस्ट, बी प्लाज्मोडियम, सी लैक्टोबैसिलस, डी राइजोबियम। यस धनंजय। यीस्ट। Yes, yeast is the right answer. Yeast is the fungi which is used in making the alcohol by the process of fermentation. Question number 16. A fuse should always be placed. जो फ्यूज होती है जो आपकी, वो आपका कौन सी वायर प्लेस होती है उसमें? लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर, या लाइव और न्यूट्रल दोनों वायर? फ्यूज से कौन सी वायर जाती है निकल के मेन सर्किट में? यस अब विवेक। मैम ऑप्शन डी बोथ। ऑप्शन डी बोथ। सुमेश्वर। Ma'am, option A, live wire. यस बेटा, ओनली लाइव वायर जाती है, न्यूट्रल वायर को हम पास आउट नहीं करते, क्योंकि मेन जो वोल्टेज है 220 की वो आपकी लाइव वायर से जाती है। तो मेन सर्किट से निकल के सिर्फ जो फ्यूज में सिर्फ लाइव वायर जाती है। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 17,
द केमिकल इन्वॉल्व इन द आर्टिफिशियल रेन, जो आपको मूवीज में आप देखते हो आर्टिफिशियल रेन आती है, उसमें कौन सा केमिकल यूज करके आर्टिफिशियल रेन लाई जाती है? ए सिल्वर ब्रोमाइड, बी अमोनियम नाइट्रेट, सी सिल्वर आयोडाइड, डी ऑल ऑफ द अबव। रेज योर हैंड फास्ट। यस धनंजय, धनंजय। सिल्वर आयोडाइड। यस सिल्वर आयोडाइड इज द राइट आंसर। बेटा एक्चुअल करते क्या है, एरोप्लेन को यूज करके जो सिल्वर आयोडाइड है ऊपर आपके क्लाउड्स में स्प्रे करवाया जाता है। सिल्वर आयोडाइड स्प्रे करते ही जो आपके क्लाउड्स है वो इतने ज्यादा हैवी हो जाते हैं सिल्वर आयोडाइड स्प्रे करने से कि वो जो है फिर आपके क्लाउड्स मतलब ऊपर रह नहीं पाते स्काई में और वो फॉल आउट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन। और ये रेन जो है खुद नेचुरली तरीके से नहीं आई, हमने सिल्वर आयोडाइड को स्प्रे करके लाई जाती है, तो इस रेन को आर्टिफिशियल रेन बोलते हैं। तो ये किसी भी एरिया में ला सकते हैं, तो ये एक तरह की आर्टिफिशियल रेन है जो आपकी मूवीज वगैरह में भी यूज की जाती है। तो जो केमिकल यूज किया जाता है वो सिल्वर आयोडाइड है, प्लेन से रिलीज करवाया क्लाउड्स पे, उसके बाद क्लाउड बहुत हैवी आइस क्रिस्टल हो जाते हैं और वो फॉल आउट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 18, which of the following is not a kharif crop? You know there are two types of crop, kharif and rabi. खरीफ वो होते हैं जिसके लिए बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत होती है, रबी क्रॉप्स वो होते हैं जो कम वाटर में भी आपके ग्रो कर जाते हैं। तो कौन सा क्रॉप खरीफ नहीं है? ए मेज, बी मस्टर्ड, सी राइस, डी बाजरा। रेज योर हैंड्स। ये समृद्ध। मैम बाजरा। नो। यस विवेक। Ma'am, rice. नो। सोमेश्वर। मैम मस्टर्ड। यस बेटा मस्टर्ड। अगर आप पिक्स भी ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखो मस्टर्ड तो आपका रबी क्रॉप है, दैट इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। खरीफ वो होते हैं जो आपके बेटा ज्यादातर जो जिनको बहुत ज्यादा वाटर चाहिए, जिनको स्टैंडिंग वाटर चाहिए होता है, जो ज्यादातर रेनी सीजन में हम क्या करते हैं, रेनी सीजन में लगाते हैं ये आपके। तो आपका मस्टर्ड जो है वो आपका खरीफ क्रॉप नहीं है। बाकी मेज, राइस, बाजरा इन सब के लिए तो बहुत वाटर चाहिए, तो ये आपके सारे खरीफ क्रॉप है। मैम राइस में सबसे ज्यादा वाटर Yes, चाहिए, इसलिए rice. उसके आसपास पानी डाल देते हैं। यस वेरी गुड, बहुत स्टैंडिंग वाटर चाहिए उसके लिए। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 19, वेयर इज द मोस्ट सिवियर ओजोन डिप्लीशन इज सीन? जो ओजोन डिप्लीशन हुई वो सबसे ज्यादा किस एरिया में सीन की गई? ए आर्टिक सर्कल, बी नॉर्वे, सी अंटार्कटिका, डी चाइल्ड। यस धनंजय। मैम अंटार्कटिका, इसलिए अंटार्कटिका इज द राइट आंसर। यस अंटार्कटिका में बिल्कुल एक होल दिखाई दिया, तो जो अंटार्कटिका वाला पोर्शन है वो सबसे ज्यादा डिप्लीट हुआ है ओजोन लेयर में। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 20, माउंट एटना इज अ फेमस वोल्केनो लोकेटेड इन? ए इटली, बी पर्न, सी ब्राजील, डी फिलिपींस। माउंट एटना एक फेमस वोल्केनो है, वोल्केनो यू नो जिसमें आग का गोला अर्थ में से निकलता है। वो सबसे फेमस माउंट एटना था, जो सबसे बड़ा वोल्केनो था, वो कहाँ दिखा? यस सुमेश्वर। मैम इटली। यस इटली इज द राइट आंसर। उसको वो सबसे बड़ा वोल्केनो था आज तक का, उसको माउंट एटना नाम दिया गया और वो इटली में आया था आपका। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 21, यीस्ट बिलोंग टू विच किंगडम? अभी बताया था मैंने थोड़ा टाइम पहले। ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी फंगस, डी नन ऑफ द अबव। यस विवेक। Ma'am, fungus. यस फंगस इज द राइट आंसर। आपकी फंगस कैटेगरी से बिलोंग करता है आपका यीस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Your last question, that is question number 22, ozone layer restricts from? Very easy question. Ozone layer हमें किससे restrict करता है? A UV rays, that is ultraviolet rays, B gamma rays, C alpha rays, या D none of the above. Yes धनंजय। मैम यूवी रेज। UV rays is the right answer। आप सबको पता है जो ओजोन लेयर है वो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेज है। अगर वो हमारे अर्थ पे आ गई वो रेज सन से, तो हमारे को स्किन कैंसर हो सकता है, आईज में इरिटेशन हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें हो सकती है, तो वो हमें रिस्ट्रिक्ट करता है। लेकिन हमारी ह्यूमन की एक्टिविटीज़, हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ करते हैं, इन केमिकल्स के यूज करने की वजह से ये लेयर डिप्लीट हो रही है और इस लेयर में आजकल होल दिखाई देने लग गया है, जो कि आपको जैसे हमने अभी पढ़ा अंटार्कटिका सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई है इस होल से, तो हमें बहुत सारी डिसीजेस लग सकती है। एंड स्टूडेंट्स ये एटमॉस्फेयर के किस लेयर में होती है ओजोन लेयर? ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर। आपको पता है सबसे पहले ट्रोपोस्फियर होता है, नेक्स्ट आपका स्ट्रेटोस्फियर होता है, ओजोन लेयर आपकी स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट होती है।
ठीक है, ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना। स्ट्रेटोस्फीयर में आपकी ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। जो आपके एरोप्लेन्स हैं वो आपके ट्रोपोस्फीयर में चलते हैं, या कई बार एरोप्लेन भी स्ट्रेटोस्फीयर में जाते हैं। जो मेनली एरोप्लेन्स है वो ट्रोपोस्फीयर में होंगे। जो क्लाउड्स होते हैं वो भी आपके ट्रोपोस्फीयर में होते हैं। ओजोन लेयर आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। जो हमने सोलर सिस्टम में मेटियोर्स, एस्टेरॉइड देखे थे वो आपके इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।